के अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर जो 9th क्लास और 11th क्लास का हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चले हुए हैं उसमें 3 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ते हैं तो 4th लेक्चर के अंदर हमारे पास कंसेप्ट आता है जी इम्पल्स का। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पीछे के तीनों लेक्चर जो हैं वो देखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए। तो आज हमारे पास कंसेप्ट करते हैं इम्पल्स का। तो इम्पल्स क्या होता है जी हमारे पास, इस बात को बताने के लिए पहले मैं कुछ एग्जांपल्स जो रूटीन लाइफ में हमारे पास हैं उनको डिस्कस करूंगा और फिर इम्पल्स पे बात आ जाएगी हमारी। सबसे पहला एग्जांपल, हमारे जो कुछ बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। खेलना भी चाहिए बेटा, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए। तो क्रिकेटर जो होते हैं बैट्समैन होते हैं, बॉलर होता है और साथ में बेटा जी फील्डर होते हैं हमारे। तो जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन उसको हिट कर देता है और फिर अगर वो बॉल हवा में चली जाती है तो फील्डर क्या करता है, उसको कैच करने की कोशिश करता ताकि आउट हो जाए वो। जब कैच करता है तो क्या होता है जी हमारे पास, उस समय ये होता है प्यारे बच्चों कि जो फील्डर होता है जैसे जैसे बॉल आएगी निगाहें उसकी बॉल के ऊपर रहेंगी, लेकिन साथ साथ में अपने हाथों को वो नीचे की तरफ लेके जाता है, कोशिश करता है जितना नीचे वो लेके चला जाए उतना नीचे वो लेके जाने का प्रयास करता है ताकि बॉल को इजीली से पकड़ सके वो। ऐसा क्यों होता है? कोई क्रिकेटर जो फील्डर होता है वो अपने हाथों को नीचे क्यों करता है, लोअर डाउन क्यों लेके जाता है? क्या कारण इसके पीछे है? कभी सोचा? नहीं सोचा, सोचना चाहिए था। जवाब इम्पल्स देगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो जितना भी हमारा क्रोकरी का सामान होता है, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं या क्रोकरी का सामान, कांच का सामान, ग्लास का जो सामान है, इसको जब लेके आते हैं हम मार्केट से तो किस में रैप करके लेते हैं? या तो अखबार के अंदर या स्ट्रॉ वगैरह घास फूस के अंदर इसको लपेट के लेके आते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ट्रक वगैरह में, तब भी ऐसा ही किया जाता है। तो क्रोकरी का जो सामान है उसको क्यों लपेटते हैं अखबार या घास फूस के अंदर? क्या कारण इसके पीछे? जवाब ये देगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ आप लोगों को बड़ा अच्छा सा। तो यदि हमारे पास कोई गाड़ी है, उसमें हम बैठे हुए हैं, सामने कोई आवारा पशु आ गया, एकदम से ब्रेक लगा दिए, एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारे कई बार जो शरीर है उसमें एकदम से इतना झटका लगता है कि कोई हड्डी भी क्रैक कर सकती है। या यूं कह लीजिए दो व्हीकल आमने सामने से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ वो आ रहे थे और यूं भिड़ गए, कोलिजन हो गया एक दूसरे के साथ, हेड ऑन कोलिजन, सिर से सिर भिड़ गया उनका। तो जो पैसेंजर होते हैं उनको चोट वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। क्या कारण है इसके पीछे? कौन सी फिजिक्स लगती है? चौथे एग्जाम्पल की यदि बात करें, बच्चे शरारती भी होते हैं, होनी भी चाहिए शरारत, लेकिन इतनी होनी चाहिए ताकि आपका कोई नुकसान ज़्यादा ना हो। दो बच्चे थे, छत पे खड़े थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया चल भाई आज ट्राई करके देखते, स्पाइडरमैन बनते, और वो छलांग लगा के एक जो है छत से पक्के फर्श के ऊपर कूद गया, पक्का फ्लोर था उसके ऊपर कूद जाता है, और दूसरा रेत के अंदर कूद जाता है। तो जो रेत वाला था वो तो सही सलामत पाया, लेकिन पक्के वाले की हड्डी टूटी हुई थी पैर की, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा उसको। तो ऐसा क्या कारण था? इतनी ऊंचाई से कूदे थे दोनों बराबर की ऊंचाई से, बट पक्का फर्श पे जो कूदता है उसको क्या लगती है? चोट ज्यादा लगती है, और जो रेत के अंदर कूदता है उसको चोट क्या लगती है प्यारे बच्चों? हमारे पास कम लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई दिस इज सो? कारण इंपल्स जवाब देगा। साथ में और एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो जो एथलीट होते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग जंप करते हैं या फिर जो रेशर होते हैं, अगर वो भागते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जब आप रुके ना तो धीरे धीरे रुकिए, एकदम से मत रुकिए। भाग रहा हूं जैसे मैं, तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे रुकिए जी, जब आपको रुकना हो एकदम से मत रुकिए। क्यों? इसका कारण ये, अगर एकदम से रुक जाए तो उसके जो बोन्स है वो क्रैक कर सकती हैं, हड्डियां टूट सकती हैं। जवाब कौन देगा? इम्पल्स देगा। इसी तरीके से यदि और एग्जांपल्स की बात करें तो ट्रेन की बोगीज होती हैं, बोगीज डिब्बे होते हैं जो ट्रेन के, उनके बीच में जब उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो बफर्स लगाए जाते हैं। जैसे ये एक बोगी है ट्रेन की और दूसरी बोगी ये है, जब इसके साथ ये कनेक्ट की जाती है तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं बेटे? बफर्स लगे होते हैं। बफर्स होते हैं जैसे सिरिंज का पिस्टन होता है ना, सिरिंज का पिस्टन,
सिरिंज होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो इंजेक्शन वगैरह दे, सिरिंज होती है उसके पास और यू प्रेस करता है वो एक चीज़ को, और वो जो चीज़ उसके द्वारा प्रेस की जाती है जिसके द्वारा दवाई आगे जाती है वो पिस्टन होता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बफर्स लगे होते हैं ट्रेन की बोगीज के बीच में, जब उनको कनेक्ट करते हैं तो बफर्स क्यों लगाए जाते हैं? इन सभी का जो जवाब देगा वो इम्पल्स होगा जी हमारा। तो इसलिए अब हम इम्पल्स को समझने लायक हो जाते हैं। पहले तो उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, और फिर क्या बच्चों हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो इम्पल्स क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which measures the effect means प्रभाव of force। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है तो किसी भी बॉडी पे उसके इफेक्ट को बताने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, कितना इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर फोर्स ने डाला है उसको बताने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, उसी को क्या नाम देते हैं? इम्पल्स नाम दिया जाता। आई से इसको डिनोट करते हैं बेटे। ठीक है जी। अब बात आती है मापेंगे कैसे, कैसे मेजर करेंगे। जैसे स्पोज बॉडी थी, ठीक है जी, और मैंने क्या कर दिया, इस पे फोर्स मान लेता हूं F लगा दिया, ठीक, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए लगाया, और वो थोड़ा सा समय जब भी लिखा जाता है तो वो dt से लिखेंगे। अगर फोर्स लगाया इतने थोड़े से समय के लिए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बताना चाहिए बस। वेरी गुड। इस पे इफेक्ट भी बिल्कुल थोड़ा सा होगा, और वो थोड़ा सा इफेक्ट जो होगा उसको इम्पल्स बोलेंगे बेटे, और इम्पल्स जो थोड़ा सा हिस्से में होगा di, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद टाइम। आप फोर्स की जो बॉडी पे लगा हुआ है उस समय के साथ गुणा कर दीजिए जितने समय के लिए वो लगाया गया था, तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? इम्पल्स आ जाएगा। तो कैसे मापते हैं फोर्स को, सॉरी इम्पल्स को? इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विद द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। उस समय के साथ गुणा कर दी फोर्स के जितने समय के लिए वो लगाया गया था। ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले यहीं से हम इसकी ऐसा यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और नेचर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नेचर देखिए भाई बच्चों, नेचर क्या, ये देख सकते हैं आप, पहले से ही वेक्टर लगा हुआ है इसके सिर के ऊपर। अगर वेक्टर लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसका जो नेचर रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा जी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी मिलेगी। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका? फोर्स की और टाइम के गुणा के बराबर। और डायरेक्शन क्या रहेगी? जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही इंपल्स की भी डायरेक्शन होगी जी। बात अब ऐसा यूनिट के ऊपर, ऐसा यूनिट की यदि बात की जाए तो क्या बनेगी प्यारे बच्चों? ऐसा ही सिस्टम में फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसलिए इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड। क्या? न्यूटन सेकंड। सीजीएस यूनिट की यदि बात की जाए तो सीजीएस यूनिट बेटे क्या होती है? फोर्स को मापने के लिए डाइन का यूज करते हैं, टाइम को मापने के लिए सीजीएस में भी सेकंड का ही यूज किया जाता है, तो डाइन सेकंड इसकी सीजीएस यूनिट रहेगी। रिलेशन क्या रहेगा? 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू 10⁵ डाइन सेकंड। ये रिलेशन होता है बेटा इसकी ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का। ओके, ठीक बात है जी। अब चलते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ। डायमेंशनल फॉर्मूला यदि इंपल्स का बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे? देखना भी बच्चों, फोर्स इनटू टाइम है तो पहले फोर्स का लिख लें। फोर्स का होता है m1 L1 t-2, सीधी बात है जी। आगे आ गया टाइम, और टाइम का होता है प्यारे बच्चों t1, तो क्या डायमेंशन होगा इसका? m1 L1 t-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। ये इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और गौर करेंगे अगर एक बात पे आप, क्या लास्ट वीडियोस के अंदर हम लीनियर मोमेंटम पढ़ के आए थे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इतना ही आया था जी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इसकी तीनों बातें। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं तो कैसे करोगे? देखिए बेटे, जो थोड़ा सा इंपल्स था बॉडी के ऊपर वो आ गया फोर्स इनटू थोड़ा सा टाइम, जितने समय के लिए वो लगाया गया।
अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमने पढ़ा था, क्या कहता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही कहता है जी, F डी पी बाई डी टी होता है। आप dt को इस तरफ लेके चले जाइए तो F इंटू डी टी विल बी इक्वल टू डी पी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। F डी टी किसके बराबर आएगा, dp, वेर dp इज चेंज इन ए मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब जो थोड़ा सा इंपल्स आया वो आता हमेशा स्मॉल चेंज इन मोमेंटम के बराबर। बट यदि आप बहुत सारा चेंज निकालना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉडी थी, इसका शुरुआत में लीनियर मोमेंटम था p1 और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो मान लेते टाइम 10:05 और उस टाइम को t1 का नाम दे दिया। लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, इसका मोमेंटम चेंज करता रहेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई करे तो मोमेंटम चेंज जरूर करेगा। फाइनली जो लास्ट में इसका मोमेंटम जैसे फोर्स को हमने हटा लिया वो मान लेते P2 है, और जिस समय फोर्स को हटाया वो मान लेते T2, यानी 10:30 बजे थे जी लगभग। तो 10:05 पे आपने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, 10:30 तक लगाते रहे, तो बहुत सारा चेंज आएगा मोमेंटम में, और बहुत सारा चेंज आएगा तो कैसे निकालोगे आप, उसके लिए इस dp का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि dp है क्या, थोड़ा सा चेंज इन मोमेंटम, कितने टाइम में, dt टाइम में। बट ये आप तो टोटल वो चेंज निकालना चाहते हैं मोमेंटम का जो t1 टाइम से लेके t2 टाइम के दौरान आया है, तो उसके लिए क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे क्या होगा जी, हमारे पास उसकी लिमिट्स कहां से, t1 से लेके t2 तक बेटे क्या होगी, हमारे पास प्रोसीड करेगी। अब यहां पे आपने टोटल इंटीग्रेशन कर दिया इस तरफ, तो इस तरफ भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन मैं मान लेता हूं क्या आ गया, i, क्या आ गया प्यारे बच्चों, i। dp का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो p आएगा, क्या आएगा बेटे, p। लिमिट्स भी यहां पे हैं, किस टाइम से आपने कैलकुलेट करना शुरू किया था, t1 पे, और किस टाइम तक कैलकुलेट किया लीनियर मोमेंटम को, t2 टाइम तक। अब I इज इक्वल टू P एट टाइम T2, P के पैर में T2 लिखा है, मीन्स लीनियर मोमेंटम की वैल्यू टाइम जब T2 है, माइनस P एट T1, यानी जब टाइम T1 है। तो देखिए जब टाइम T2 है तो उस समय लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है बेटे, P2 हमारे पास है, और जब टाइम T1 है तो उस समय लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, T1 हमारे पास है। तो इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों, I विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये था जी। इस तरीके से हमारे को पता क्या चला, इंपल्स को कैसे मेजर किया जा सकता है, इट इज मेजर्ड एज द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का आप टोटल चेंज निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंपल्स कितना है। और चेंज कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, दैट इज इंपल्स। नाउ अब आता है जी हमारे पास ग्राफिकल मेथड टू मेजर द इंपल्स। ग्राफ के द्वारा भी इंपल्स को मेजर किया जा सकता है भाई, ग्राफ के द्वारा भी हम इंपल्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, वो देखना विषय बस। तो इसलिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज बन चुके जी। क्या, यदि फोर्स दिया गया है और वो थोड़े से टाइम dt के लिए लगता है तो उस समय थोड़ा सा जो इंपल्स निकालना हो तो उसके लिए आप ये यूज करिए। सेकंड, जब हमारे पास कंप्लीट इंपल्स निकालना हो तो आपको फाइनल लीनियर मोमेंटम में से इनिशियल लीनियर मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो टोटल इंपल्स आ जाएगा। श्योर है जी हम इस बारे में। अब आता है जी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये था मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इंपल्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज हमने फोर्स, यहां पे दो केस बनेंगे। पहला, इफ फोर्स इज यूनिफॉर्म, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब ना तो फोर्स की वैल्यू चेंज कर रही हो और ना ही डायरेक्शन चेंज कर रही हो, उसी में जो फोर्स लगेगा उसको यूनिफॉर्म फोर्स का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वो बॉडी थी, इस पे मैंने
10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस दिशा में, तो वो 10 का ही रहा। टाइम बेशक बढ़ता जाए, लेकिन 10 न्यूटन से ना तो वो कम हो ना वो ज्यादा हो, और साथ में यही उसकी डायरेक्शन रहे, तो उस समय फोर्स यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोला जाता है। तो मान लेते हैं कि हमने यूनिफॉर्म फोर्स बॉडी के ऊपर लगाया है। जिस समय से लगाना स्टार्ट किया वो समय मान लेता हूं T1 था, और जब तक लगाया वो मान लेते बेटे टाइम क्या है T2। तो आप देखिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, फोर्स वर्टिकल एक्सिस के लोग फोर्स ले लीजिए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लोग टाइम ले लीजिए, तो अब क्या पाओगे? मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कब? जब टाइम क्या था T1। क्या था बेटे? टाइम T1। वैल्यू उसकी क्या थी? 10 न्यूटन। ये लीजिए, ये 10 न्यूटन है। अब टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता जा रहा है। 10 बजे लगाना शुरू किया था, 10:10 होगी, 10:20 होगी, 10:30 होगी, मान लिया वहां पे रुक गया, मीन्स टाइम हो गया T2 यहां पे। बट आप अगर देखें तो क्या पाओगे? इस समय भी फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 न्यूटन ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ये। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये जो समय था उस पर भी 10 न्यूटन, आगे का जो समय उस पर भी 10 न्यूटन, आगे का समय 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। जब उन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो किसके पैरेलल होगी बेटे? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जो कि F है। और ये जो टाइम है ये वाला, ये टाइम किसके बराबर है बेटे? दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्यों है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू T2, ये टोटल T2, ये T1, तो ये कितना बचेगा? T2 माइनस T1। एक रेक्टेंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ABCD। दिख गया? दिखा या नहीं दिखा? दिख गया बेटे। रेक्टेंगल बनता दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगल का आप एरिया कैलकुलेट अगर करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, मीन्स कह दो एक बार, लंबाई गुणा चौड़ाई। AB इसकी लंबाई थी, AD इसकी चौड़ाई है जी। तो AB की वैल्यू फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, सॉरी AB की वैल्यू T2 माइनस T1 के बराबर, इंटू AD की वैल्यू फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा बेटे? फोर्स इंटू T2 माइनस T1। ये तो वो फोर्स आ गया जो बॉडी पे लग रहा है। ये वो समय आ गया जितने समय के लिए हमने क्या किया है? बॉडी पे फोर्स लगाया है। यदि फोर्स की और जितने समय के लिए वो लगाया गया बॉडी के ऊपर उसकी गुणा कर दी जाए तो वो इंपल्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आया है बच्चों? इंपल्स आ गया। तो मीन्स एरिया ऑफ ABCD जो नाम का यहाँ पे रेक्टेंगल है वो क्या बता देगा अपने को? इंपल्स। तो क्या बात सीखने को मिली? बताना विषय बस वो ये कि यदि हम इस ग्राफ के नीचे का ये एरिया निकाल दें, ये वाला एरिया, ये एरिया जो टोटल इंपल्स लगा हुआ बॉडी के ऊपर उसकी वैल्यू दे देगा। कब? जब यूनिफॉर्म फोर्स था, तो ये ऐसा आएगा। सेकंड केस, जब फोर्स क्या हो बेटे? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऐसा होता है जिसका या तो कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड बदलता रहे या डायरेक्शन बदलती रहे या दोनों ही चीज बदलती रहे, वो नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है। सेकंड केस, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स अगर लगता है तब कैसे इंपल्स को निकालेंगे? मान लेता हूं ये बॉडी है, इस पे मैंने क्या कर दिया? फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। कभी मैं ज्यादा लगा रहा हूं, कभी वैल्यू कम कर रहा हूं, कभी यूं लगा रहा हूं, कभी ऐसे लगा रहा हूं, मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है जी। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करोगे? इस तरफ फोर्स ले लीजिए, इस तरफ आप टाइम ले लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। जहां से आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था वो टाइम मान लीजिए T1, और जब तक लगाते रहे वो टाइम मान लेते हैं T2 है। अब शुरू में जब फोर्स लगाया मान लेते हैं उसकी वैल्यू इतनी थी, फिर थोड़े टाइम के बाद वैल्यू बढ़ा दी, फिर थोड़े टाइम के बाद बढ़ा दी, फिर आपने क्या कर दिया? एकदम से घटा दी, फिर बढ़ा दी, फिर घटा दी, फिर घटा दी, फिर बढ़ा दी। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स अगर यूं मिलाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चल पड़ेगा। आर्बिट्रेरी शेप का कैसा ही भी बना लो, कोई तानाशाही नहीं है जी यहाँ पे।
और मान लेते t2 टाइम जब था तो यहां तक हम पहुंचे थे। तो अब कैसे करें? यहां पे आप जितने नजदीक हो सकते उतने नजदीक 2 पॉइंट ले लीजिए। ले लिए, नाम रख दिया हमने इस पॉइंट्स का A और B। यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो टाइम एक्सिस पे और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो टाइम एक्सिस पे, और मान लेते हैं जिन बिंदुओं पे ये गिर गई उनके नाम है C और D। लगभग अगर देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल, जिसकी ये तो चौड़ाई है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिसको dt का नाम दे दीजिए आप। और ये क्या है? उस रेक्टेंगल की ऊंचाई। इस साइड की और इस साइड की जो ऊंचाई है लगभग बराबर है, और लगभग बराबर है तो वो मान लेते हैं उस समय के फोर्स की वैल्यू की बराबर है, जो कि F था। जो कि क्या था प्यारे बच्चों? F। तो रेक्टेंगल ले लिया मैंने इसके अंदर एक, जिसमें ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, जितना अप्रोक्सीमेट बराबर हो सकती उतनी बराबर है, और वैल्यू क्या है बेटे इनकी? F। और ये जो टाइम है यहाँ पे वो बहुत थोड़ा है जी, और वो जितना थोड़ा टाइम हो सकता है उस पॉसिबल टाइम को मैंने dt का नाम दे दिया। तो जब इस रेक्टेंगल का मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप भी बोल देते पत्ती, स्ट्रिप ABCD, क्या आएगा बेटे? इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स AC इंटू CD। A से C ये तो F के बराबर है, C से D ये dt के बराबर है। तो इसका एरिया हमारे को FDT देगा, और F इंटू dt क्या था? वो तो थोड़ा सा इंपल्स था, तो मीन्स एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD वो क्या दे देता है? वो थोड़ा सा इंपल्स DI देगा। अब ऐसे रेक्टेंगल तो इसमें बहुत सारे, जितने मर्जी बना लो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सारे हैं। लीजिए ये रे, ऐसे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बनाते रहे। अगली स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो फिर थोड़ा सा इंपल्स देगा, अगली स्ट्रिप का एरिया होगा फिर थोड़ा सा इंपल्स देगा। ऐसे अगर ये सारे रेक्टेंगल्स ले लें, इन सभी के एरियाज को मैं जोड़ देता हूं, तो थोड़ा इंपल्स जोड़ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो वो टोटल इंपल्स आ जाएगा जो इस टाइम से लेके इस टाइम तक बॉडी के ऊपर था। यदि इन सभी रेक्टेंगल्स का मैं एरिया जोड़ देता हूं तो वो टोटल इंपल्स आ जाएगा बॉडी के ऊपर, जो इस समय से लेके इस समय तक उसके पास था। तो मीन्स, और अगर ये सारे बेटा जी हमारे पास एरियाज में जोड़ दूं तो ये ग्राफ जो था, ये ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे का सारा एरिया आ गया। सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का यदि जोड़ कर देंगे तो इस ग्राफ के नीचे जो ये टोटल एरिया था, ये टोटल एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मीन्स यदि हम इनको जोड़ें एरियाज को, और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करें क्योंकि कंटिन्यूटी में ये पड़े हुए हैं लगातार, तो इसका मतलब एरिया यदि निकाल दें इस ग्राफ के नीचे का, किस समय से लेके T1 समय से लेके T2 टाइम तक, तो वो क्या दे देगा? DI का इंटीग्रेशन। DI इंटीग्रेशन मतलब इंपल्स की वैल्यू। तो मीन्स क्या आ गया जी? टोटल एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, जो इसके अंडर एरिया है फोर्स टाइम के ग्राफ के बीच, ये वाला एरिया, ये क्या दे देगा हमारे को? इंपल्स दे देगा। तो ये था जी मेथड। कब? जब फोर्स कैसा लग रहा हो? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा प्यारे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म फोर्स अगर है तो मोटी भाषा में बात ये समझ में आ गई अपने, चाहे फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा हो और चाहे फोर्स नॉन यूनिफॉर्म लग रहा हो, उस समय फोर्स और टाइम का अगर आप प्लॉट करके उसके अंडर जो नीचे एरिया आ रहा है उस एरिया को काट दो बेटा, उस एरिया को निकाल लो, और जो एरिया आएगा वही एरिया क्या होगा? हमारा इंपल्स होगा जी। तो ये था बच्चों इसका हमारे पास मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब जो एग्जांपल्स हमने इस आर्टिकल की स्टार्टिंग में दिए थे कि ये इंपल्स इनका जवाब देगा, तो अब उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या था? देखना भाई बच्चों, पहली बात ये कि इंपल्स के ये एग्जाम्पल मैं बताने के लिए आपको ये कहूँगा जी कि जी हमारे पास इस फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। कैसे? यदि फोर्स और टाइम की गुणा कर दे तो इंपल्स आ जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर टाइम को बढ़ा दें
तो फोर्स घटेगा। टाइम को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो फोर्स घटेगा। उदाहरण के तौर पे इंपल्स मान लेता हूं 6 यूनिट है। क्या है, 6 यूनिट। कितना, 6 यूनिट। अगर फोर्स 3 है तो उस समय टाइम है 2। इंपल्स 6 ही रखना आपको, लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूं 2, तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे 3। तो मोटी भाषा में बात क्या समझ में आई आपने? ये बात आई कि यदि इंपल्स कांस्टेंट हमारे पास है तो उस समय यदि हम टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम 2 से बढ़ के 3 हो गया, तो फोर्स जो है वो घट के 3 से 2 हो जाएगा। यानी जब आप देखेंगे इंपल्स के केस में, इंपल्स यदि बॉडी का कांस्टेंट है तो उस समय यदि टाइम इंटरवल को बढ़ा देते हैं तो जो फोर्स लगा हुआ है बॉडी के ऊपर वो क्या होगा बेटे, कम होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल इसी बात को बताएंगे। इसमें क्या होगा, सब एग्जाम्पल्स के अंदर टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल वो तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसकी वजह से फोर्स जो लगा हो बॉडी पे वो घटेगा, और इस वजह से ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझे जा सकते हैं। चलते हैं पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आप लोगों को, उसमें यह बताया था कि जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर वो अपने हाथों को नीचे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, जैसे जैसे वो हाथ नीचे लेके जाएगा, बॉल जो होगी उतना ज्यादा समय लेगी हाथों तक पहुंचने में। एक तो ऊपर पकड़ लूं, मतलब कम समय में पकड़ ली मैंने, बैट्समैन ने हिट किया था और यहीं पकड़ ली, कम समय था। लेकिन अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अगर टाइम इंक्रीज कर गया ना बच्चों, ये इंक्रीज करेगा, तो जो फोर्स लगेगा हाथों के ऊपर, फील्डर के हाथों पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू घट जाएगी और उसकी उंगलियां जो है वो टूटने से बच जाएंगी, सेफ रह जाएंगी। अगर ऐसे पकड़ ले वो, तो टाइम कम है तो मीन्स उसके हाथों पे जो बॉल के द्वारा फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की चांस ज्यादा है, तो वो अपने हाथों को नीचे लेके जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। तो ये था जी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ऐसे बताया आप लोगों को कि जो हमारा क्रॉकरी का सामान होता है वो सारा का सारा क्या करते हैं, चाइना वेयर्स जो होते हैं उनको अखबार या स्ट्रॉ वगैरह घास फूस के अंदर उनको लपेटते हैं ताकि क्रैक ना आए उनमें। क्यों? देखिए, जैसे एक क्रॉकरी का सामान ये है, एक क्रॉकरी का सामान ये है, और ये किसी ट्रक में लेके जा रहे थे, बीच में कुछ नहीं था, ट्रक वाले ने एकदम ब्रेक लगा दी, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। बीच में कुछ नहीं है तो बहुत तेजी के साथ कोलाइड करेंगे। तेजी के साथ अगर कोलाइड करेगी तो जो कोलिजन का टाइम है वो कम, टाइम अगर कम तो फोर्स जो इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर लगेगा वो ज्यादा, चकनाचूर हो जाएगी जी, ये सारा सामान खराब। लेकिन अगर बीच में आपने अखबार वगैरह या घास फूस लगाया होता तो क्या होता, जब ब्रेक लगाता तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती, बट वो फोर्स किसके थ्रू होके जाता, घास फूस या अखबार के थ्रू होके जाता, समझने के लिए। तो मीन्स टाइम बढ़ जाता बच्चों। जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं वो फोर्स लगाने के लिए उनको ज्यादा समय लगता। क्यों? क्योंकि बीच में ये अखबार वगैरह या कोर्क या घास फूस फंसा हुआ तो टाइम ज्यादा हो जाता। यदि टाइम ज्यादा हो जाता तो मीन्स जो एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहे थे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती, घट जाती, और फोर्स अगर घट जाता तो ये टूटने से बच सकती थी। ठीक, ओके। तीसरे जो एग्जाम्पल हमारा था, तीसरे एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया कि दो बच्चे एक ही छत से बराबर ऊंचाई से कूदे नीचे, एक पक्के फर्श पे कूदा, एक रेत के ऊपर। तो पक्के फर्श वाले को चोट ज्यादा लगती, रेत वाले को कम लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कूदेंगे, जैसे एक तो पक्के फर्श पे और एक रेत पे कूदता है, यहां से वो कूदते हैं, एक ये और एक ये। जो ये पक्के फर्श पे कूदेगा, जैसे ही ये कूदेगा तो एकदम से रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पक्के फर्श के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं। ये कूदेगा तो ये नीचे नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, तो एकदम से वो गिर के रेस्ट पे आ गया। मतलब समय कम लिया उसने रेस्ट में आने के लिए, और समय अगर टाइम कम ले लेगा तो जो उसकी बॉडी पे फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है उसकी हड्डियां टूटेंगी ही टूटेंगी भाई। लेकिन अगर वो रेत पे कूदता, तो रेत पे अगर कूदता तो रेत के जो पार्टिकल्स हैं जैसे वो गिरेगा तो वो नीचे कंप्रेस हो जाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। अगर वो नीचे कंप्रेस हो जाएंगे तो मीन्स
उसकी बॉडी जब रेस्ट पे आई तो रेस्ट पे आने के लिए उसने समय क्या ले लिया, ज्यादा। और यदि समय ज्यादा होगा, टाइम अगर ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो जो फोर्स लगा हुआ था उसकी बॉडी पे वो फोर्स कम लगेगा और वो सेफ रह सकता है। ठीक है जी, ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चौथे एग्जाम्पल में हमने आपको ऐसे बताया था कि यदि दो व्हीकल्स का आपस में एक्सीडेंट होता है या सडनली कोई व्हीकल एकदम से रुकता है तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी हड्डियां क्रैक कर सकती हैं। ऐसा क्यों? अगर एक सडनली कोलाइड करेंगी, यूं तेजी से कोलाइड करेगी, तो टकराने में जो समय होगा वो बहुत कम होता है। बहुत कम मीन्स मोमेंटम का चेंज तो बहुत ज्यादा आता है, बट वो बहुत थोड़े समय में आता है, बहुत थोड़े टाइम में आता है। और बहुत थोड़े टाइम में आता है, जितना टाइम कम होगा, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं गाड़ियों के अंदर उनकी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, और इतना इनफ भी हो सकता है कि उनकी हड्डियों को तोड़ दे, बोन्स को क्रैक कर दे। तो इसलिए जब दो गाड़ियां धीरे धीरे टकरा रही हो, आहिस्ता आहिस्ता, तो चोट नहीं लगती, बट एकदम से टकरा रही हो तो चोट ज्यादा लगती है जी। पांचवा एग्जाम्पल जो हमारा था, पांचवें एग्जाम्पल में आपको ऐसे बताया गया कि एथलीट जो होता है, उस एथलीट को बोला जाता है कि अगर वो रुकना चाहता है तो धीरे धीरे रुके। वही कारण है भाई, अगर वो धीरे धीरे रुकेगा तो रेस्ट में आने के लिए वो समय ज्यादा लेगा। धीरे धीरे रुका वो, तो समय जो रेस्ट में आने के लिए उसने लिया वो ज्यादा ले लिया, टाइम ज्यादा, मीन्स फोर्स की वैल्यू कम, और जितना कम फोर्स होगा वो सेफ रह सकता है। अगर वो एकदम से रुक जाता, एकदम से अगर वो रुक जाता तो टाइम कम होता, और जो उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स, हड्डियों पे जो फोर्स लगता मोशन की वजह से, वो ज्यादा लगता और वो दुर्घटना का शिकार भी हो सकता था जी। ऐसे ही छठा एग्जाम्पल कि बफर्स जो होते हैं वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं बोगीज के बीच में। जैसे एक बोगी ये है और दूसरी बोगी ये है भाई, ठीक है जी। ये लीजिए, यहां पे जोड़ने के लिए बीच में बफर्स लगाए जाते हैं। अब मान लिया बफर नहीं लगे होते तो क्या, ट्रेन वाला ब्रेक लगाता, ट्रेन चालक अगर ब्रेक लगाता तो ये रुकती, और ये मोशन में थी इस तरफ, पीछे वाली बोगी मोशन में थी इस तरफ, ये मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो ये एकदम से इसके ऊपर क्या करेगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी कि जो पैसेंजर इसमें बैठे होंगे, हो सकता था उन पे इतना झटका लगे आगे की तरफ, वो चोटिल हो सकते हैं, उनको चोट लग सकते हैं। बट यदि यहां पे बफर्स लगे होते, बफर लगे होते, तो जब ब्रेक लगाता क्या करती, ये बोगी इस पे फोर्स लगाती, बट बफर्स हैं, वो फोर्स धीरे धीरे आगे जाएगा, क्योंकि वो सिरिंज टाइप चीज है, धीरे धीरे वो आगे जाएगी। धीरे धीरे आगे जाएगी तो मीन्स जो फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, उसने जाने के लिए समय क्या ले लिया बच्चों, ज्यादा। टाइम अगर ज्यादा ले लिया तो जो फोर्स इसके द्वारा इस बोगी पे लगाया गया, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, रिड्यूस, और फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो जो पैसेंजर बैठे हुए हैं आगे वाली बोगी के अंदर वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये था कंसेप्ट इंपल्स का हमारे पास। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, समझ में आई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बेटा आप पर्सनली आप इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेटर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।